यूके के इमिग्रेशन लॉज बदल रहे हैं, ये तो आपने सुना ही होगा और न्यूज में भी काफी चर्चा में आ रहा होगा। क्या ये जानते हुए भी हमें अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें एक ब्रिटिश डिग्री हासिल करने के लिए बाहर भेजना चाहिए? क्या ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? ये वीडियो मैं हिंदी में जानबूझकर इसलिए बना रही हूं ताकि इंडिया में जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस इशू पर, वो इसको ज्यादा से ज्यादा देखकर समझ सकें और शेयर कर सकें किसी ऐसे इंडियन स्टूडेंट के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ जो कि अभी असमंजस की स्थिति में हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर अभी भेजें कि ना भेजें। नमस्कार, मेरा नाम मोक्षता है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञ हूं और यूके में मैं मोस्टली इमिग्रेशन और मॉडर्न स्लेवरी लॉज पे काम करती हूँ। संक्षिप्त में बताती हूँ कि स्टूडेंट वीजा में आने वाले चेंजेस क्या हैं और ये किस तरह से अफेक्ट करने वाले हैं। मेन चीज तो ये कि अब इतनी भारी तादाद में हाई नंबर्स में स्टूडेंट वीजाज यूके की यूनिवर्सिटीज नहीं देंगी। सेकेंडली, स्टूडेंट वीजा का जो पीरियड है, एंटाइटलमेंट पीरियड, वो खत्म होने के बाद आपको एक PSW वीजा दिया जाता था, जिसको कि हम ग्रेजुएट वीजा भी कहते हैं या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जो कि पहले 2 साल का मिलता था, अब उसको घटाकर केवल 18 महीने का कर दिया गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक स्टूडेंट वीजा पे आए तो आप यूके में अपने बीवी बच्चों को साथ नहीं ला सकते। ये उनके ऊपर लागू है जो कि यहाँ पे बैचलर्स डिग्री करने आए हैं, माने कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई करने आए हैं, और जो मास्टर्स करने आए हैं या जो PhD करने आए हैं उनको अपने बीवी बच्चे लाना अलाउड है, पर ये कंडीशनल है इस बात पर कि आपकी पार्टनर को और बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, मतलब अंग्रेजी भाषा बोलनी आनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें भी IELTS एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उस पर जो एक स्कोर चाहिए होता है कि आपकी मिनिमम वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए। सिर्फ बेसिक इंग्लिश आने से काम नहीं चलेगा, एक सर्टेन लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए, तभी आप अपने बीवी बच्चों को यहां ला सकते हैं। अब ये चेंजेस लाने का कारण क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा या ग्रेजुएट रूट वीजा 1 जुलाई 2021 से शुरू हुआ था, ये एक रिलेटिवली नई ही स्कीम थी, लेकिन जो देखा गया विद इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, यानी कि पिछले 2-3 सालों में जिस भारी तादाद में इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स यूके में आए, उसमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लिया ही नहीं और बिना वीजा एक्सटेंड किए वो यूके में रुक गए और अपने देश वापस नहीं गए। मतलब कि वो एक तरह से यूके में इलीगली रहते रहे, जबकि उनका वीजा एज ए स्टूडेंट वीजा खत्म हो चुका था। यहाँ पे एक बात बहुत समझनी जरूरी है कि जब कोई यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आता है तो उसको केवल 20 घंटे एक हफ्ते में काम करना अलाउड होता है लीगली ड्यूरिंग टर्म टाइम। मतलब कि जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है और आप स्टूडेंट हैं, तब तक आप 20 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकते। अगर आप इसके बियॉन्ड काम करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जनरली जो कंपनीज हैं, जो ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो आपको हायर इतनी आसानी से नहीं करती, और स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे होते हैं यूके में रहने के लिए और अपना खर्चा वहन करने के लिए, उनको काफी दिक्कत आती है पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने में, क्योंकि कंपनीज उन्हें इतनी आसानी से स्टूडेंट वीजा पे लेती ही नहीं। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है और हर कोई जानता है कि यूके का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं और आप बहुत ही धनाढ्य फैमिली से आते हैं तो बात अलग है, लेकिन मिडिल क्लास या लो इनकम फैमिली से अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हैं तो जनरली सारे ही बच्चे कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब तलाशते हैं और काम करते हैं। अब इस स्थिति में जब आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती, आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो जनरली कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आपको हायर करने के लिए ओपन रहती हैं, वन ऑफ विच इज द सर्विस इंडस्ट्री, माने कि रेस्टोरेंट्स में, कैफे में, शॉप्स में, इवन कार वॉशेज में, जनरली जहां कैश हैंडलिंग या कैश का काम ज्यादा होता है, वहां स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी हायर कर लिया जाता है और आवरली रेट पे कैश इन हैंड पैसे दिए जाते हैं, जो कि इलीगल है। लेकिन क्या आपको एक लीगल पार्ट टाइम जॉब मिलेगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है कि जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रेफर करती हैं जिनके पास कोई लॉन्ग टर्म वीजा हो, और स्टूडेंट वीजा पे आए हुए लोगों को जल्दी हायर नहीं किया जाता। पार्ट टाइम जॉब तलाशने के लिए आपका बच्चा कहां जाएगा? एटलीस्ट लीगल पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए किसी ना किसी एजेंसी, और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि आपको पार्ट टाइम जॉब दिलाती हैं किसी ना किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर ये सैलरी जॉब्स नहीं होती हैं। ये आवरली रेट पे आपको या घंटे के हिसाब से पे करते हैं, और जो घंटे के हिसाब से आप पे होते हैं वो यूके का लॉ कहता है कि मिनिमम वेज पेमेंट। मिनिमम वेज मतलब इंडिया में जिस तरह से कहेंगे दिहाड़ी के रेट पे आपको घंटे के हिसाब से काम करने मिलता है। अब ये रेट कितना है? अगर आप 18 से 20 साल के हैं तो 10 पाउंड, और अगर 21 एंड अबव हैं तो 12 पाउंड, माने इंडियन करेंसी में लगभग 1000 या 1200 रुपए के आसपास। लेकिन क्या इतने कम में गुजारा करना यूके में पॉसिबल है? जी नहीं। यूके में लंदन के अंदर एवरेज स्टूडेंट अकोमोडेशन का रेंट ही लगभग 600 से 800 पाउंड के अबव होता है, और यूके के बाहर
भी 600 पाउंड से नीचे तो बहुत ही मुश्किल, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही बुरी स्थितियों में रह रहे हो। तो इसका मतलब ये कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे लीगल काम भी कर रहे हो तो इतना पैसा नहीं बना पाओगे कि आप अपने सारे खर्चे उठा सको और फिर भी इतना सेविंग बचा सको कि आप अपना वीजा आगे रिन्यू करने के लिए भी जमा करो या कुछ पैसे घर भी वापस भेज सको। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सीधी सी बात है कि जो बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और उसके घर से उसको फंडिंग नहीं आ रही है तो वो सोचेगा कि 20 घंटे से ज्यादा काम कैसे किया जाए। अब यहां पे हम घुसते हैं इलीगल इंडस्ट्री में, जहां की बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि कैफेज में काम करना या शॉप्स में काम करना या कार वॉशेज में काम करना, लॉन्ड्री मैट्स में काम करना, जो कि स्टूडेंट्स का इलीगली एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, उनका फायदा उठाती हैं। ये जानते हुए भी कि वो एक स्टूडेंट वीजा पे हैं, उन्हें कैश इन हैंड पेमेंट करती हैं ताकि कोई भी ऑनलाइन क्रेडिट ट्रांजैक्शन या बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस ट्रेस ना हो सके, मतलब कि काला धन। और उसके बाद वो स्टूडेंट्स 20 घंटे के बियॉन्ड 40-50 घंटे तक भी काम करते हैं और उससे उनकी स्टडीज भी अफेक्ट होती है। ऐसी परिस्थिति में ना अटेंडेंस लग पाएगी और ना पढ़ाई हो पाएगी और ना असाइनमेंट्स के लिए ही आप टाइम पे प्रिपेयर करके सबमिट कर पाओगे। और केवल रहने खाने की जद्दोजहद में एक स्टूडेंट इतना परेशान हो जाता है कि कई बार तो वो अपने मॉड्यूल्स पास भी नहीं कर पाता। तो फिर अगर वो पास नहीं कर पाएगा टाइम पे अपनी यूनिवर्सिटी, जो कि लगभग 1 या 2-3 साल का कोर्स में है, इन दैट केस उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा ही कैसे? ये बात गौर करनी। स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही ऑब्सक्योर, मान कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका कि आपने नाम तक नहीं सुना होगा, उनमें उन्होंने किसी रैंडम कोर्स में दाखिला ले लिया है, लेकिन उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में कभी कदम तक नहीं रखा। वो केवल इंडिया से लंदन आए और लंदन में ही बस गए और रुक गए और इलीगली काम करने लगे। 40-50 घंटे काम करके लंदन में रह रहे हैं, लंदन में पैसे कमा रहे हैं और उनको लगता है यही लाइफ है, अब हम सेट हो गए हैं, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट वीजा खत्म हो जाता है तो यही वो कैटेगरी है जो कि इलीगली ओवरस्टे कर रही है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हम तो इलीगली काम कर रहे थे लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, माना कि हम मॉडर्न स्लेव्स हैं और मॉडर्न स्लेवरी के चक्कर में फंस। काफी लड़कियां भी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को एक बाहर बैठे किसी लड़के का रिश्ता आता है और वो ये क्लेम करते हैं कि वो वहां पे कमा रहा है, लंदन में रह रहा है, एक एनआरआई है, उसे बहुत अच्छी लाइफ दे देगा, और इस झांसे में आके वो अपनी बेटियों की शादी करा देते हैं। पर जब लड़की वहां जाती है तो उसे पता लगता है कि अरे इसका तो वीजा ही नहीं है, ये तो यहाँ इलीगली रह रहा है, और उसकी वजह से लड़की की भी लाइफ हेल हो जाती है, क्योंकि वो भी यूके में अब अपने पति की वजह से इलीगली आके फंस गई है। कई केसेस में मैंने देखा है कि लड़के अपनी वाइफ से जबरन इलीगली काम कराते हैं उसी जगह जहां वो काम कर रहे होते हैं कैश इन हैंड, और उस लड़की का भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम आ तो गई हो यहां, लेकिन तुम्हारे रहने खाने का खर्चा मैं नहीं दूंगा, खुद उठाओ और खुद काम करो। अब यहाँ पे लड़की फंस गई है और उसका 3 तरह से शोषण हो रहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी में आके फंस गई है जहां नौकर चाकर तो होते नहीं, घर का काम, बर्तन मांजने से लेके खाना बनाने से लेके हर एक चीज खुद मैनेज करनी है। तो वो उस लड़के के लिए और उस लड़के की अगर फैमिली उसके साथ है तो उनके लिए भी कर रही है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो लीगली इलीगली पैसे भी कमाए और अपने रख रखाव की भी टेक केयर करे। तो वो इन सब चक्रों में फंस जाती है, बट कंप्लेन करने से डरती है, क्योंकि वो भी जानती है कि वो इस कंट्री में इलीगली है, तो पुलिस का भी डर लगता है। ऐसे केसेस में उनके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है तो वो रिपोर्ट करने से डरते हैं, प्लस क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल्स नहीं है, इंडियन नेशनल्स हैं, तो यहाँ की पुलिस भी उसको बहुत अलग तरीके से डील करती है। लेकिन उसकी लीगैलिटीज क्या हैं, इसके लिए मैं एक अलग सीरीज में चर्चा करूंगी, बट अभी केवल मॉडर्न स्लेवरी पे ही फोकस करते। डिग्री खत्म हो गई है और स्टूडेंट वीजा भी, तो अब यहां रुकने के लिए जॉब चाहिए। जॉब लेने के लिए आपको एक दूसरी तरह का वीजा चाहिए। तो 2 ऑप्शंस आते हैं। एक, नंबर 1,
स्किल्ड वर्कर वीजा। स्किल्ड वर्कर वीजा हर एक को नहीं मिलता। उसका कारण ये कि स्किल्ड वर्कर वीजा केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज में दिया जाता है। अगर आपकी डिग्री या आपका प्रोफेशन उन इंडस्ट्रीज में से एक नहीं है तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप हो भी तो आप जिस भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो वो एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होनी चाहिए जिसको कि होम ऑफिस से स्पॉन्सर बनने की स्पेसिफिक परमिशन मिली हुई हो। मान की कोई भी कंपनी बाहर के इमिग्रेंट्स को हायर नहीं कर सकती जब तक कि वो एक रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर बनने के लिए उनको एक सालाना लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है जिसका कि ऑब्वियसली एक अब स्पॉन्सर बनने के लिए जो लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है सालाना किसी कंपनी को वो बहुत ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है जब तक कि बहुत भारी तादाद में इमिग्रेंट्स को हायर नहीं कर रहा तो ये कॉस्ट पे करना सेंसिबल है ही नहीं। दूसरा बड़ा कारण ये भी कि स्किल्ड वर्कर वीजा उन्हीं को दिया जाता है जिनकी की जो सालाना सैलरी है वो 43,98,000 के ऊपर हो। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ज्यादा से ज्यादा जो ब्रिटिश जनता है उनकी भी एवरेज सैलरी इतनी नहीं होती। तो बहुत से जॉब्स तो आपको इसीलिए नहीं मिल सकते क्योंकि आपकी इंडस्ट्री स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है या तो वो स्पेसिफिक जॉब की जो सैलरी आपको ऑफर हो रही है वो 43,98,000 से नीचे है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? सेल्फ स्पॉन्सरशिप अंडर PSW माने कि ग्रेजुएट रूट वीजा। अब ग्रेजुएट रूट वीजा क्या है? अगर आपका स्टूडेंट वीजा खत्म, ग्रेजुएट रूट वीजा सबसे अट्रैक्टिव इसलिए था कि आपको 2 साल का वक्त मिलता था केवल जॉब अप्लाई करने के लिए और वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का जॉब, किसी भी सैलरी का जॉब हो सकता था, विच अलाउड अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि अगर मेरा स्टूडेंट वीजा खत्म हो गया है, अब मेरे हाथ में एक डिग्री है, अब मैं जॉब तलाशने निकली हूं तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है कि नहीं देती है, क्या ये इंडस्ट्री या मेरा प्रोफेशन उस लिस्ट में आता है कि नहीं आता है, क्या ये उतनी सैलरी दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि हर कोई PSW के ऊपर डिपेंडेंट रहता था कि 2 साल तक वो यूके में उसके बेसिस पे काम कर सकते थे और अगर जॉब नहीं भी मिली उन 2 साल में तो यूके में 2 साल तक रह सकते थे और जॉब तलाश सकते थे विदाउट एनी वर्क रिक्वायरमेंट। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत भी यही थी कि ग्रेजुएट रूट वीजा सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मतलब हम खुद से पैसे भरते हैं अपने वीजा के और 2 से 2.5 लाख रुपए तब देना जब आपके पास एक जॉब है भी नहीं, ये एक बहुत मुश्किल बात है क्योंकि जो बच्चा अभी अभी पढ़ाई करके निकला है, हो सकता है उसने स्टूडेंट लोन लिया हो जो कि उसको रिपे करना है, जब उसके हाथ में अभी जॉब नहीं है तो वो किस परिस्थिति में अभी 3 से 4 लाख और इन्वेस्ट करके केवल यूके में रुकने का पैसा दे और रहने खाने का खर्चा जो है 2 साल तक का वो अलग। बुरा लगे या भला लगे, लीगली रुकने के तो यही 2 तरीके थे। तो फिर लोग क्या करेंगे? आ जाएंगे ऐसे लोगों के झांसे में जो कि इमिग्रेशन एडवाइजर्स हैं लेकिन गलत एडवाइस देते हैं, माने कि मॉडर्न स्लेवरी लॉस का मिसयूज करते हैं। अब उस टाइम पे जाएंगे जो लोग इलीगली काम कर रहे थे, कैश इन हैंड काम कर रहे थे, स्टूडेंट वीजा पे भी ज्यादा घंटे काम कर रहे थे। मॉडर्न स्लेवरी लॉस का मिसयूज वही होता है और ये जो गलत किस्म के लॉयर्स होते हैं वो एडवाइस भी देते हैं इनको मिसयूज करने का और उसका कारण है। लॉ क्या है और मिसयूज किस तरह से हो रहा है इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस नॉलेज का जो दूसरे टेम्परामेंट के लोग हैं वो मिसयूज और ज्यादा करें क्योंकि ऑलरेडी हो रहा है और कोई भी गूगल करेगा तो वो इस बात को जान सकता है कि किस तरीके से। मगर अब इस बात पे आते हैं कि यूके में जो लॉ टाइटन हुआ है ये उसका डायरेक्ट साइड इफेक्ट है क्योंकि आप 2020 से लेके 2025 के बीच में जो इतने स्टूडेंट्स भारी तादाद में यूके में आए और इलीगली रुक गए और फिर असाइलम और मॉडर्न स्लेवरी लॉस का उन्होंने मिसयूज करके इलीगली यहां पे रहना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ के स्टेट बेनिफिट सिस्टम पे एक भार बन गए, यहाँ के टैक्स पेयर पे या फिर इवन जो लीगली इमिग्रेंट्स है जो टैक्स पे कर रहे हैं यूके में उन पे एक भार बन रहे हैं, उसको रोकने का तरीका फिर करना क्या चाहिए? क्या यूके आना ही नहीं चाहिए? कि यहां से डिग्री करनी ही नहीं चाहिए? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही। इनफैक्ट मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहती, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत स्मार्टली कीजिए। केवल डिग्री में जितना ट्यूशन फी और मेंटेनेंस में खर्चा होगा उसको ही अकाउंट में मत लीजिए। अपनी डिग्री खत्म होने के बाद वर्क वीजा जिस भी प्रकार का आप लेना चाहें उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी इसका भी एस्टिमेट लगाकर चलिए। यह भी जानकर चलिए कि यूके का जॉब मार्केट इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इमिग्रेंट वर्कर्स को कंपनीज प्रेफरेंस नहीं दे रही हैं तो जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट बहुत
सारे एचआर बेसिस के हर्डल्स हैं जो आपके सामने आएंगे, जो कि आपको एक अच्छी जॉब अपनी मनपसंद इंडस्ट्री में लेने से रोकेंगे। तो उस बहुत स्मॉल टाइम पीरियड में आपको एक जॉब ऑफर मिलना मुश्किल। दूसरा पॉइंट ये कि यूके होम ऑफिस की जारी हुई एक लिस्ट है जिसको कि शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट कहते हैं, मतलब वो वोकेशंस या जॉब्स जिनकी कि यहां भारी मात्रा में जरूरत है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस प्रोफेशन में उतने नहीं है जितने की इनकी इंडस्ट्री की डिमांड है। तो अगर आप कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं जो इन इंडस्ट्रीज में है, तब उस पर रिसर्च करें, देखें कि क्या स्कोप है और उसके बाद ही आए। अगर आपकी जो प्रोफेशन है वो उस लिस्ट में नहीं है तो आपका केस थोड़ा सा रिस्की है। थिंक अगेन वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। एक और पॉइंट जो दिमाग में आप रखें वो ये कि एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे फ्रेशर माने जाएंगे। माना कि अगर इंडिया में आपके पास बहुत सालों का भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आपने यहां से डिग्री ली है तो आप यूके के मार्केट में फ्रेशर ही माने जाते हैं। तो इवन इफ आपकी जॉब जो है, जो पोटेंशियल जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हैं वो हाईली सॉट आफ्टर, हाईली डिमांड में भी है, तो भी स्टार्टिंग सैलरी एक फ्रेश अंडर ग्रेजुएट की या पोस्ट ग्रेजुएट की क्या है, उस इंडस्ट्री में पे स्केल क्या है, इस पर लिंक्डइन पे या किसी भी और चैनल पे आप थोड़ी सी रिसर्च करें, उसके बाद ही यहां आए। फाइनली प्लीज 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 प्लीज, यहां पे आलतू फालतू बहुत सारे इमिग्रेशन एडवाइजर्स हैं, इवन सोलिसिटर्स हैं जो कि बहुत बेकार एडवाइस देते हैं। उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। इलीगली काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पे इलीगली आके इलीगली पैसे कमा रहे हैं, यू आर एट योर ओन रिस्क। यू मे बी डिपोर्टेड, यू विल गेट ट्रैप्ड इनटू द होल सर्कस ऑफ द नेशनल रेफरल मैकेनिज्म एंड मॉडर्न स्लेवरी। आप ना तो अपनी कंट्री वापस जा पाओगे, यहां पे आके फंस के रह जाओगे और कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि आपको राइट टू वर्क नहीं होता। बहुत दिक्कतें पेश आएंगी। किस तरह की दिक्कतें पेश आएंगी ये मैं शायद किसी एक नेक्स्ट सीरीज में इसकी बात करूंगी, बट प्लीज इन तरह की बातों के झांसों में मत आए। एंड डू नॉट बैंक अपॉन असाइलम लॉज और मॉडर्न स्लेवरी लॉज टू एंश्योर योर स्टे और इंडेफिनिट लीव इन द यूके। दैट्स अ गैम्बल विद योर लाइफ। और पेरेंट्स से खासतौर पे मेरी दरख्वास्त है कि जब आप अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उसके साथ और आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर, तो आप उस पर ये प्रेशर मत डालिए कि तुम्हें बाहर भेजा है तो किसी भी तरीके से डू व्हाट यू कैन, कम व्हाट में, वहां पे जॉब लो और किसी भी तरह से बस जाओ, क्योंकि फिर वो इस तरह के गलत लोगों के ट्रैप में आने के लायबल हो जाते हैं और आप जानते भी नहीं है कि उस बच्चे पे यहां क्या बीत रही है। थैंक यू एंड जय हिंद।